Hello everyone, welcome to तथास्तु and welcome to our daily current affairs MCQs। आज है 11 अगस्त एंड आज के करंट अफेयर्स MCQs में हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज़ खुशबू एंड चलो सबसे पहले जो है हम अपना पहला सवाल देखते हैं। So the very first question is related to the 2023 IMO greenhouse gas strategy. The very first statement says the strategy aims to reduce greenhouse gas emissions from international shipping by at least 50% by 2030. Second is the strategy advocates for the increased utilization of biofuels and blends containing biofuels within the shipping sector. Third is India did not support the strategy due to its imposition of additional limitations on the developing nations. So how many of the above statements are correct over here? 2023 आईएमओ ग्रीन हाउस गैस रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस रणनीति का लक्ष्य 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 50% तक कम करना है। दूसरा है, रणनीति शिपिंग क्षेत्र के भीतर जैव ईंधन और जैव ईंधन युक्त मिश्रणों के बढ़ते उपयोग की वकालत करती है। तीसरा है, भारत ने विकासशील देशों पर अतिरिक्त सीमाएं लगाने के कारण इस रणनीति का समर्थन नहीं किया। इसमें से कितने कथन जो हैं वो सही हैं? सो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। सिर्फ दो स्टेटमेंट यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वही करेक्ट है, बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अग्रीज टू रीच नेट जीरो बाई और अराउंड 2050। यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आईएमओ 2023 आईएमओ ग्रीन हाउस गैस स्ट्रैटेजी की? To achieve minimum of 20% reduction in total annual greenhouse gas emissions from international shipping by 2030। तो 20% जो है वो रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। Shipping industry is aiming for a substantial reduction of at least 70% with aspirations towards the 80% in total annual greenhouse gas emissions from the international shipping by 2050। इंटरनेशनल शिपिंग ये जो 2040 तक जो है वो इतना रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट ह्यूज। लेट्स सी दैट वेदर दे वुड बी एबल टू डू इट और नॉट। खैर, मैरीटाइम शिपिंग इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, इनका अगर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो आईपीसीसी ने हाईलाइट किया था कि यहाँ पर जो मैरीटाइम शिपिंग है वो कंट्रीब्यूट करता है total of around 3% of global anthropogenic greenhouse gas emissions को। एंड शिपिंग इंडस्ट्री जो है थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे जो हैं वो लोडिंग अनलोडिंग, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र करना सामान, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से जो ग्रीन हाउस एमिशन होना, रिलीज़ होना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाकिता porpoise। Vaquita porpoise. First is this marine mammal, the tiniest and most uncommon of its globally, exclusively inhabits the northern Gulf of California in Mexico. Second is it holds a classification of critically endangered according to the IUCN Red List. Vaquita porpoise के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह समुद्री स्तनपायी विश्व स्तर पर अपनी तरह का सबसे छोटा और सबसे असामान्य, विशेष रूप से मेक्सिको में कैलिफोर्निया की उत्तरी खाड़ी में निवास करता है। दूसरा है, यह IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार गंभीर रूप से लुप्त प्राय के वर्ग में वर्गीकरण रखता है। आपको बताना है इसमें से कौन से जो हैं वो सही हैं। आंसर सी, तीनों यहाँ दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, सच ब्यूटिफुल। सो plight of Vaquita forces International Whaling Commission to issue first extinction alert. Thanks to the humans for
letting everything go. Khair, it is recognized as the panda of the sea. It features distinctive black circles encircling that of the eyes, and discovery of this porpoise dates back to the 1950. देख लो भाई, 1958 में जो है ये हमको मिले थे, और अभी 2023 में जो है ये विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं. It possesses a unique characteristic among porpoises, being the sole species within its family found in the warm waters. This is being found there in the warm waters. Third question is, consider the following statements with respect to the Shanti Swarup Bhatnagar Prize. The very first one is that the Council of Scientific and Industrial Research presents an annual science award in India, recognizing remarkable and exceptional research in either applied or fundamental science. Second is, individuals who are Indian citizens and are actively involved in research within the realm of science and tech are under the age of 45 qualify for the award. Third is, the award is granted based on the contributions achieved through the research conducted primarily within India during the 5 years leading up to the prize. So prize here, यहाँ पे आपको बताने हैं इसमें से कौन से जो हैं वो करेक्ट हैं. ठीक है. So the answer over here is, here the question is the शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत में एक वार्षिक विज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है जो व्यवहारिक या मौलिक विज्ञान में उल्लेखनीय और असाधारण अनुसंधान को मान्यता देता है. दूसरा कथन है, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हैं और 45 वर्ष से कम आयु के हैं, पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं. तीसरा है, यह पुरस्कार वर्ष से पहले के 5 वर्षों के दौरान मुख्य रूप से भारत के भीतर किए गए अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त योगदान के आधार पर प्रदान किया जाता है. तो कौन से कथन जो है इसमें सही है? आंसर डी है. तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से रिलेटेड, वो करेक्ट है. 2 years top national science prize for young talent is on hold. Right, chaliye, let's move on to the next topic, the next question. In India, other than ensuring that public funds are used efficiently and for their intended purpose, what is the importance of Office of Comptroller and Auditor General, that is the CAG? The very first statement over here is that the CAG exercises control over public funds on behalf of the Parliament when a national emergency or financial emergency is declared by the President of India. Second is, CAG reports on the execution of projects or programs by the ministers are discussed by the Public Accounts Committee. Third is, details obtained from CAG reports can be utilized by investigative authorities to bring charges against the individuals who have breached legal regulations while overseeing public financial matters. Fourth is, when involved in the audit and bookkeeping processes of government enterprises, CAG possesses specific judicial authority to take legal action against individuals who infringe upon the law. Okay, so you have to find out which of these are correct. Okay, चलिए, भारत में यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलता पूर्वक और उनके इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के कार्यकाल का क्या महत्व है? पहला है, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल और या वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है
तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी संसद की ओर से सार्वजनिक धन पर नियंत्रण रखता है। दूसरा है मंत्रियों द्वारा परियोजनाओं या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर सीएजी रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की जाती है। तीसरा है सीएजी रिपोर्ट से प्राप्त विवरण का उपयोग जांच अधिकारियों द्वारा उन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने सार्वजनिक वित्तीय मामलों की देखरेख करते समय कानूनी नियमों का उल्लंघन किया है। चौथा है सरकारी उद्यमों की लेखा परीक्षा और बही खाता प्रक्रियाओं में शामिल होने पर सीएजी के विशिष्ट न्यायिक अधिकार होता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो हैं वो सही है। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है। In the context of auditing and managing government corporations, CAG lacks specific judicial authority. तो यहाँ पे CAG के पास जो है वो specifically judicial authority की अगर बात करें तो वो चीज़ इनके पास नहीं होती है। पहला स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा रॉन्ग है, क्योंकि while the financial proclamation is in effect, the executive power of the union includes the authority to instruct any state to adhere to particular principles of fiscal appropriateness, because this union is now having the control over the finances over here. So that is the reason. Chalo, now let's move on to the next question. Question number 5. Consider the following questions with respect following statements with respect to the Assam Rifles. The very first one is that it was established during the period before India gained independence, and they stand as the oldest paramilitary organization in the country. Second is the main office of the Director General of Assam Rifles is located in Shillong. So इसमें से कौन से जो है options correct? यू हैव टू टेल। असम राइफल्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत को आज़ादी मिलने से पहले की अवधि के दौरान स्थापित वे देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक संगठन के रूप में खड़े हैं। दूसरा है असम राइफल्स के महानिदेशक DGAR का मुख्य कार्यकाल शिलोंग में स्थित है। इसमें से आपको बताने हैं कि कौन से जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर असम राइफल से रिलेटेड वो करेक्ट है। अभी रिसेंटली फिर से असम राइफल्स न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द मणिपुर। सो मणिपुर पुलिस रजिस्टर क्रिमिनल केस अगेंस्ट असम राइफल्स ओवर हियर। Right, now the next question, question number 6. Consider the following statements with respect to the economic community of the West African states. Economic community on the of ठीक है West African states. The very first statement is the Lagos Treaty brought about the establishment of the ECOWAS. Second is within the ECOWAS the member countries share a unified currency known as the Rand. Third is the entirety of the ECOWAS members is encompassed within the Sahel region as well. You have to find out how many of the above statements are correct over here. पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी कि ECOWAS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है लागोस संधि के फलस्वरूप ECOWAS की स्थापना हुई है। दूसरा है ECOWAS के भीतर सदस्य देश एकीकृत मुद्रा साझा करते हैं जिसे रैंड के नाम से जाना जाता है। तीसरा है ECOWAS के संपूर्ण सदस्य साहेल क्षेत्र में भी शामिल हैं। कौन से कथन जो है इसमें से करेक्ट है? आंसर इज बी, यानी कि दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ECOWAS से रिलेटेड करेक्ट है। सो व्हाट इज ECOWAS? द वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक दैट कुड इंटरवीन इन नाइजर्स कू। सो नाइजर में अभी जो है रिसेंटली कू हुआ है, सो उसी से रिलेटेड है। चलिए यहाँ पे क्या है ECOWAS? ये एक अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रीटी ऑफ लागोस के अंतर्गत 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके प्राइमरी गोल क्या है?
to it to it in order to promote the economic trade. Okay, trade is very much important. Trade, fostering cooperation and encouraging self-reliance among the member states. This देख रहे हो आप, self reliance, अपने ही member states में ही dependent रहना, बाहर पे नहीं. So self reliance कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आत्मनिर्भरता. ECOWAS, it actually aims to synchronize agricultural policies, facilitate the unrestricted movement of the people, services and capital across its member nations like that of the EU. You can see कि member nations, जो member nations के जो people हैं, they are freely moving, है ना, एक वीज़ा लेकर के. सो ब्रॉडर एस्पिरेशन की अगर यहाँ पर बात करें तो it established a unified common currency and established a comprehensive expansive trading alliance within the Western African region. So ये Western African region की यहाँ पर जो है ये बात करें तो here you can see. Okay, so ECOWAS. Now the next question, the very first statement is that the Tsar bomb stands as the sole nuclear fission bomb in existence. Second statement is the Soviet Union was responsible for the creation of the Tsar bomb. Third statement is the nuclear fusion bombs involve the merging of hydrogen isotopes. You have to find out that which of the above statements are, how many of the above statements are correct over here. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला कथन बोल रहा है that जार बम अस्तित्व में एकमात्र परमाणु संलयन बम है. दूसरा है जार बम के निर्माण के लिए सोवियत संघ जिम्मेदार था. तीसरा है परमाणु संलयन बम में हाइड्रोजन आइसोटोप का विलय शामिल होता है. तो इसमें से कितने कथन जो है वो सही है? आंसर इज बी. यहाँ पे हमारा एक स्टेटमेंट सही है और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है. तो ये जो न्यूक्लियर वेपन है दिस ठीक है एक मिनट. हाँ, नाउ न्यूक्लियर वेपन्स की टाइप्स, जब ये न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो ब्लास्ट होते हैं तो इनके कौन से एनर्जीज, किस टाइप की एनर्जीज जो है वो बेसिकली रिलीज करता है. तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स यील्ड 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ एनर्जी. पहला है फोर्सफुल ब्लास्ट वेव रिलीज करता है. इंटेंसिवली ब्राइट लाइट इज बीइंग रिलीज्ड. नेक्स्ट द हीट इज रिलीज्ड एंड देन द रेडिएशन इज आल्सो बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन. Okay, nuclear weapons can take the form of the bombs or that of the missiles also, and the foundation of most nuclear weapons and atomic bomb energy involves the radioactive elements. So radioactive elements जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो वेव इज this, the forceful blast wave is released because the movement is there. Then comes the bright light, heat and the radiation. All these are being released. Now the last question of the day is, with reference to the national strategy and roadmap for medical and wellness tourism, consider the following statements. The very first one is, the objective is to establish an institutional structure that enhances the environment for medical and wellness tourism, creates a recognizable brand and guarantees quality assurance. Second statement is, one of the fundamental principles to elevate India as a hub for the medical value travel and wellness tourism involves establishing economic sustainability as a core foundation. So you have to find out which of the above statements are correct over here. चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है, उद्देश्य एक संस्थागत संरचना स्थापित करना है जो चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए वातावरण को बढ़ाती है, एक पहचानने योग्य ब्रांड बनाती है और गुणवत्ता आश्वासन की गारंटी देती है. दूसरा है, भारत को चिकित्सा मूल्य यात्रा और कल्याण पर्यटन के केंद्र के रूप में उभारने के
के बुनियादी सिद्धांतों में से एक मुख्य आधार के रूप में आर्थिक स्थिरता स्थापित करना शामिल है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन जो है वो सही है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, वो पहला वाला। दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। इसका प्राइमरी फाउंडेशन क्या है? इट इंक्लूड्स द क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी फॉर इंडिया। इंडिया की एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करना जहां पर कि जो कि एक वेलनेस हब है, राइट, एंड फोर्टिफाइंग द फ्रेमवर्क फॉर द मेडिकल wellness tourism, facilitating digitalization through the establishment of an online medical value travel portal, improving the accessibility for the medical value travel, boosting wellness tourism, and establishing governance and institutional framework. So this is what it actually aims to do over here. तो इंडिया को जो है यहाँ पर इस तरीके से दिखाना कि आप जो है यहाँ पर आएंगे तो यू विल बिकम रियली वेरी गुड, हेल्दी, एंड यू कैन गेट द ट्रीटमेंट ऑल्सो विच विल उभारो, आपको जो उभार देगा सारी चीज़, जो भी दिक्कतें हैं वो सारी चीज़ें फिनिश ऑफ हो जाएंगी. सो दिस इज़ हाउ वी as we want to portray India as, so which is really very good also, because that will also attract a lot many people towards India. So this is it for today's MCQs. I hope you people enjoyed it. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time.